ऑलराइट, तो कल हमने बोहर्स मॉडल तक देखा था. बोहर्स पोस्टुलेट्स वी हैव वेंट थ्रू एंड देन हमने रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, यहाँ तक हमने कल डिराइव किया था. आज हमको देखना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा. तो either you can say atomic spectra or you can specifically talk about hydrogen spectrum. So atomic spectra, if you know Bohr's third postulate, so according to Bohr's third postulate, first of all, सबसे पहला postulate क्या था बोहर का? सबसे पहला postulate ये था कि electrons, if they're orbiting around nucleus in circular orbit, necessary centripetal force is given by electrostatic force, Coulombic force. Then second law, second postulate आपको ये बताता था, it tells you that only those orbits are allowed in which angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. तो अब क्वेश्चन ये था कि फिर emission कब होगा? When do electrons emit radiation? या फिर when do atoms emit radiation? तो whenever there is transition from nth higher level to pth lower level, जब भी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट से pth ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तब it will emit energy. Energy of electron in nth orbit is En and in pth orbit is Ep. So whenever there is transition from nth to pth orbit, there is emission of radiation. तो ये था आपका बोहर का थर्ड पोस्टुलेट. एंड बाय द वे, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट सेशन में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखा था. इफ यू रिमेंबर, सो यू हैव फॉर्मूला ओवर हियर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट. So energy of electron in nth Bohr orbit is given by this particular formula. Okay, so ये आपको मिल गया formula of energy of electron. Now similarly pth orbit की जब बात होगी, pth lower orbit में energy of electron will be Ep minus me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square p square z square. तो जब भी ट्रांजिशन होगा from nth to pth orbit, energy will be emitted. So En minus Ep, this will be equal to minus me raised to 4 upon 8 h square epsilon 0 square n square z square minus ये टर्म आएगी आपकी. तो इजी है, देयर इज नथिंग. हम सिर्फ कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ nth ऑर्बिट में कितना एनर्जी है, pth ऑर्बिट में कितना है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, which will be equal to En minus Ev. That's all we are doing. Okay, so this is equal to minus m e. आप चाहो तो माइनस n कॉमन मत निकालो, तो जस्ट टेक आउट me raised to 4 z square upon 8 h square epsilon 0 square. तो 1 by p square minus 1 by n square, ऐसा बचेगा आपके पास फॉर्मूला. ओके, तो ये आ गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इमिटेड. बट व्हाट इज एनर्जी इमिटेड? एनर्जी इमिटेड क्या होता है? h nu. बट व्हाट इज h nu? इट इज hc by lambda. तो 1 by lambda you will get me raised to 4 z square upon 8, ये h और ये h square बन जाएगा h cube epsilon 0 square c 1 by p square minus 1 by n square. ओके, तो ये जो आपके पास इतना टर्म है, ये फैक्टर है, इस फैक्टर को आप बोलते हो रिड्सबर्ग कांस्टेंट. सो 1 by lambda equal to रिड्सबर्ग कांस्टेंट RH z square 1 by p square minus 1 by n square. तो this is the formula for wave number. wave number क्यों बोल रहा हूँ? wavelength है lambda, 1 by lambda is wave number.
So this is the formula for wave number, or you can say reciprocal of wavelength emitted जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट nth हायर ऑर्बिट से पीक लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो इतना वेवलेंथ इमिट होगा, ऐसा बोल सकते हो, राइट? वेयर RH इज रिचबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू we'll see in later topic, जरूरत पड़ी तो हम देखेंगे. Okay, so now depending on this formula, ये जनरल फॉर्मूला है, Z² आया, Z आया मतलब जनरल फॉर्मूला है. अब हम यही यूज करके हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी कर सकते हैं. तो इफ यू वांट टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हमको पता है हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 1. तो इन दैट केस आप 1/λ इक्वल टू RH 1/p² माइनस 1/n², ऐसा आपको फॉर्मूला मिलेगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज हाइड्रोजन में आपको पता है हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है विच इज इन ग्राउंड स्टेट. अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो फर्स्ट ऑर्बिट में होता है. लेकिन जब आपने हाइड्रोजन एटम को एनर्जी दिया, सो इफ यू गिव एनर्जी टू हाइड्रोजन एटम, तो ऐसा हो सकता है पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाए, तीसरे ऑर्बिट में जाए, चौथे ऑर्बिट में जाए इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन व्हेन इट गोज टू हाई ऑर्बिट, मान लेते हैं कि फर्स्ट से फोर्थ ऑर्बिट में गया इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं. तो व्हाइल कमिंग बैक, इलेक्ट्रॉन जब पहले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में गया है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है तो वो अनस्टेबल स्टेट होता है. तो इलेक्ट्रॉन नीचे वापस आएगा. अब नीचे वापस आएगा तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है. जैसे डायरेक्टली 4 to 1 आया, ये एक पॉसिबिलिटी. 4 to 3 आया, 3 to 1 आया, ये एक पॉसिबिलिटी. 4 to 3 आया, 3 to 2 आया, 2 to 1 आया, ये एक पॉसिबिलिटी. सो डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन से हायर ऑर्बिट से कौन से लोअर ऑर्बिट में हो रहा है, यू गेट सीरीज, अलग अलग सीरीज होता है. तो this is, let us say, first orbit n equal to 1. Then let us say this is second orbit n equal to 2. Then let's say it is here you have third orbit n equal to 3. मैं इंटेंशनली जैसे जैसे हायर ऑर्बिट्स बता रहा हूँ, हायर एनर्जी लेवल बता रहा हूँ, मैं इंटेंशनली डिस्टेंस कम कर रहा हूँ. तो डिस्टेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स में इंटेंशनली रिड्यूस कर रहा हूँ. n equal to 4, then you have, let us say, n equal to 5, then you have n equal to 6, n equal to 7, and then n equal to 8, and so on so forth. तो ऐसा हमने क्यों किया? ये n equal to infinity है. हम ऐसा एनर्जी लेवल का डिफरेंस कम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला. सो इफ यू लुक, बाय द वे, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, एनर्जी का फॉर्मूला, तो इफ यू रिमेम्बर, ये एनर्जी का फॉर्मूला ये जूल में है. इसको आप ईवी में लिख सकते हो, -13.6 Z² by n² EV. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, सो इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में एनर्जी En in joule in EV -13.6 Z² by n² EV आएगा. अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा -13.6 by n². ये इंपॉर्टेंट है, by n². यू सी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n². तो जैसे जैसे हायर ऑर्बिट की बात होगी, मैं बता ही देता हूँ आपको करके. तो फॉर्मूला क्या था? En, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट -13.6 by n² EV. ये फॉर्मूला था हमारे पास. अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो इन दैट केस पुट n equal to 1, तो -13.6 EV. तो n equal to 1 के लिए मैं यहाँ पे n की वैल्यू लिख रहा हूँ. n equal to 1 के लिए -13.6 EV एनर्जी है.
if I put n equal to 2, minus 13.6 by n square, मतलब minus 13.6 by 4 है ना, n स्क्वायर मतलब नीचे 2 स्क्वायर आएगा तो minus 13.6 by 4 आएगा, तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी, लेट मी कैलकुलेट, तो दिस विल बी इक्वल टू 3.4 eV। तो जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है तो माइनस 3.4 eV एनर्जी है। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो माइनस 13.6 बाई 3 स्क्वायर दैट इज 9, तो ये आता है माइनस 1.5 eV n इक्वल टू 3। जब फोर्थ ऑर्बिट में होगा तो बाय 16 मतलब वो 0.85 eV आता है नेगेटिव साइन के साथ, n इक्वल टू 4। जब n इक्वल टू 5 होगा तो डिवाइडेड बाय 25 करोगे तो वो आएगा 0.55 के आसपास, माइनस 0.55 के आसपास आएगा ये ईवी में, n इक्वल टू 5। ओके, तो व्हाट डू यू नोटिस, देखो पहले दो में एनर्जी डिफरेंस कितना, 10.2 माइनस 10.2, फिर कितना 1.9, फिर कितना अराउंड 0.65, फिर कितना जस्ट 0.30 के आसपास, 0.3 के आसपास। तो जैसे जैसे हायर एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस जो है एनर्जीज का वो कम होते जा रहा है। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट इज व्हाई जैसे जैसे आप हायर लेवल्स पे जा रहे हो आप ऑर्बिट्स को क्राउडेड बताते हो, ठीक। अब होगा क्या, अब देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, याद रखना फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ का, दिस वाज द फॉर्मूला दैट यू हैड। ओके, अब अगर ट्रांजिशन पहले ऑर्बिट पे हो रहा है, पहले ऑर्बिट पे हो रहा है मतलब p की वैल्यू 1, सो इफ यू हैव ट्रांजिशन एट फर्स्ट लेवल p इक्वल टू 1, कहां से, तो n इक्वल टू 2 3 4 हाई ऑर्बिट से, तो इसको आप बोलते हो लीमेन सीरीज। तो पहला सीरीज जो आता है आपका लाइमेन या लीमेन सीरीज आप बोलते हो इसको, ये आता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी। ओके, so whenever there is transition from higher orbits to first orbit, so you can have like this 2 to 1, या फिर you can have 3 to 1, या फिर you can have 4 to 1, 5 to 1, so on so forth, 6 to 1, 7 to 1, infinity to 1। ये जो ट्रांजिशंस है इलेक्ट्रॉन के from higher orbit to first orbit, this makes up a series which is called as Lyman series। okay, और यहाँ पे जो wavelength होता है that wavelength is in ultraviolet region। okay, दूसरा सीरीज आपको मिलेगा जब ट्रांजिशन होगा n इक्वल टू 2 पे, उसको बोलते हैं बाल्मेर। इनफैक्ट बाल्मेर सीरीज जो है वो लाइमेन सीरीज से पहले डिटेक्ट हुआ था। वो पहले क्यों डिटेक्ट हुआ, क्योंकि ये विजिबल में होता है, अल्ट्रावायलेट लाइट आप देख नहीं सकते, हम ह्यूमंस देख नहीं सकते, तो सबसे पहले बाल्मेर सीरीज हमको मिला, क्योंकि बाल्मेर सीरीज जो है इट, उसके जो वेवलेंथ आता है इट हैपेंस टू बी इन विजिबल रीजन। तो इस केस में ट्रांजिशन होता है सेकेंड ऑर्बिट पे, कहां से, तो हायर ऑर्बिट से 3 4 5 6 7 सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे आपको जो ट्रांजिशन मिलेगा दैट ट्रांजिशन इज फ्रॉम 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 से 2, 7 से 2, ऐसा आपको मिलेगा। So you will have such transitions and then ultimately you will have from, let us say, 6 to 2,
and then infinity to second orbit. So these are the transitions that you will get. ओके मैं इंटेंशनली यहाँ पे एक लाइन और दिखा देता हूँ पहले सीरीज में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ समझेगा बाद में क्यों कर रहा हूँ मैं ये, बट आई जस्ट वांट टू शो वन मोर लाइन ओवर हियर. ओके ओके तो आपका जो पहला सीरीज था ये था लीमेन, दूसरा सीरीज जो है आपके पास ये था पाल्मेर, तीसरा जो आएगा आपका फॉर थर्ड जब ट्रांजिशन p इक्वल टू 3 पे होगा, मतलब थर्ड ऑर्बिट पे ट्रांजिशन हो रहा है हायर ऑर्बिट से, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम फोर्थ टू थर्ड, फिफ्थ टू थर्ड, सिक्स्थ टू थर्ड एंड सो ऑन. इसको आप बोलते हो पास्ट चेन सीरीज, और ये आपका आता है नियर इंफ्रारेड में, मतलब बेसिकली इंफ्रारेड ही है बट नियर इंफ्रारेड में आता है ये. तो यहाँ पे ट्रांजिशन होगा 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3 and then infinity to 3, something like this. 7 to 3, 8 to 3 ट्रांजिशन तो बहुत सारे हैं, आई एम नॉट शोइंग ऑल ऑफ देम, तो जस्ट फ्यू आई एम शोइंग ओवर हियर. तो ये आपका आ गया पास्ट चेन सीरीज. देन अगर ट्रांजिशन होता है आपका एट फोर्थ लेवल, उसको बोलते हो आप ब्रैकेट सीरीज, लीमेन में पार्शियल ब्रैकेट फंड. तो ब्रैकेट सीरीज ये भी नियर इंफ्रारेड से मिड इंफ्रारेड में आता है, सो इट इज समवेयर इन बिटवीन नियर इंफ्रारेड एंड मिड इंफ्रारेड. तो यहाँ पे ट्रांजिशन होता है फोर्थ लेवल पे, कहाँ से होता है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ हायर लेवल से. तो द ट्रांजिशन हियर इज बेसिकली एट फोर्थ लेवल. तो 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, infinity to 4, ऐसा ट्रांजिशन होंगे यहाँ पे. तो दिस सीरीज इज बेसिकली ब्रैकेट सीरीज. ब्रैकेट सीरीज और आखिरी में फिर लास्ट सीरीज द ट्रांजिशन, उसको फुंड बोलते हैं, फुंड सीरीज. ट्रांजिशन होता है फिफ्थ पे, कहाँ से, तो हायर ऑर्बिट से 6, 7, 8, 9 ऑनवर्ड. ये आपका आता है मिड इंफ्रारेड टू फार इंफ्रारेड में. तो 3 सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आती है और एक विजिबल में, एक यूवी में. यू विल हैव 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, infinity to 5. So this transition corresponds to full series. Okay, so this is all about hydrogen spectrum. ऐसा दिखता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा. Now the idea is, just a minute. Okay, so अब as you can see, series मतलब क्या, series मतलब set of wavelengths है. set of wavelengths में ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ऐसा ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा कि वेवलेंथ की वैल्यू क्या आएगी. तो यू शुड नो सम बेसिक्स, जैसे एनर्जी डिफरेंस En minus Ep will be emitted in the form of photon जब भी ट्रांजिशन होगा, और this will be emitted as h nu, मतलब hc by lambda. So as you can see here, energy difference En minus Ep is inversely proportional to wavelength. So this tells you that En minus Ep कितना एनर्जी डिपेंड करेगा, इमिट होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा. तो हर एक सीरीज में, चाहे वो लीमेन हो, बाल्मेर हो, पास्ट चेन हो, ब्रैकेट हो, फुल हो, हर एक सीरीज में आपको वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, राइट. तो जो वेवलेंथ की मिनिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हो सीरीज लिमिट.
सीरीज लिमिट, जो मिनिमम वैल्यू है वेवलेंथ की हर एक सीरीज में, उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। The minimum value of wavelength emitted in a series is called as series limit. Okay, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ होने के लिए एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आप सीरीज बोलते हो तो एनी सीरीज हैज मेनी लाइंस, मेनी वेवलेंथ्स। जैसे लीमेन में 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, 7 to 1, 8 to 1, infinity to 1, ये सारे ट्रांजिशंस जो है they will all emit wavelengths। तो हर एक ट्रांजिशन को करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ होगा। 2 to 1 के लिए एक, 3 to 1 के लिए, 4 to 1 के लिए, तो हर एक ट्रांजिशन को करस्पॉन्डिंग ये वेवलेंथ है। तो हर एक वेवलेंथ तो सेम वैल्यू नहीं रखता है, तो सीरीज में वेवलेंथ की वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम कुछ होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको बोलते हैं सीरीज लिमिट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इन अ सीरीज इज कॉल्ड एज सीरीज लिमिट। तो हमें पता है डिफरेंस इन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो वेवलेंथ अगर मिनिमम चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। तो लीमेन सीरीज के लिए मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कब आएगा? जब ट्रांजिशन इन्फिनिटी से 1 होगा। मतलब ये पर्टिकुलर लाइन, दिस पर्टिकुलर लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये जो लाइन है, ये लाइन, so ये जो लाइन है infinity to 1, this is nothing but series limit of Lyman series। okay, तो सीरीज लिमिट निकालते वक्त आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ट्रांजिशन तो 1 पे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? इन्फिनिटी से हो रहा है। ओके, तो जब आप ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन लैम्बडा इक्वल टू आर एच 1/1 स्क्वायर, क्योंकि पी की वैल्यू 1 थी और एन की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो नीचे इन्फिनिटी स्क्वायर होगा। 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0। तो इन शॉर्ट आपको लीमेन सीरीज में वेवलेंथ मिल गया। सीरीज लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, 1 अपॉन आर एच, और ये रफली आता है 912 एंगस्ट्रॉम। तो इट टर्न्स आउट टू बी रफली 912 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो मैंने बताया था ये लीमेन सीरीज अल्ट्रावायलेट में आता है, तो 912 इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। सिमिलरली जब आप बाल्मेर की बात करोगे, तो मैं वापस बता देता हूं, सीरीज लिमिट मतलब मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम, मतलब लीमेन के ये ट्रांजिशन होगा फर्स्ट ऑर्बिट पे लेकिन इंफिनिटी से। तो इस केस में आपको मेरा लैम्बडा एस सीरीज लिमिट ऑफ लीमेन सीरीज एज 1/RH, और ये आपका आता है 911 या 912 एंगस्ट्रॉम के आसपास। सिमिलरली जब आप बाल्मेर सीरीज की बात करोगे, बाल्मेर सीरीज पे ट्रांजिशन कहाँ हो रहे हैं? P = 2 पे। कहाँ से हो रहा है? N = इन्फिनिटी से, मिनिमम वेवलेंथ के लिए। तो यहाँ पे 2 लिखोगे, यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे, तो 1/2 स्क्वायर इज 1/4 और 1/infinity स्क्वायर इज 0। तो आपको फाइनली मिल जाएगा सीरीज लिमिट यहाँ पे 4/RH, मतलब 4 × 912, क्योंकि 1/RH आपके पास 912 है, तो ये आपका आएगा 3648 एंगस्ट्रॉम। तो देखो ये विजिबल में है क्या? यस, ये विजिबल में है। दिस करस्पॉन्ड्स टू विजिबल, क्योंकि विजिबल लाइट 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम में होती है। ओके, सिमिलरली जब पास्चेन सीरीज की बात करोगे, तो सीरीज लिमिट पास्चेन के केस में यू विल गेट फॉर ट्रांजिशन P = 3 N = इन्फिनिटी से थर्ड ऑर्बिट पर ट्रांजिशन, तो लैम्बडा P आपको मिलेगा 9/RH। तो ये अराउंड 8100 के आसपास जाता है, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर लोगे। सिमिलरली ब्रैकेट सीरीज में ट्रांजिशन होगा 4 पे इन्फिनिटी से, तो यहाँ पे आपको सीरीज लिमिट मिल जाएगा। तो सीरीज लिमिट मिल जाएगा आपको इस केस में 16/RH। सिमिलरली फुंड सीरीज में ट्रांजिशन होगा 5 पे N = इन्फिनिटी से,
आपको सीरीज लिमिट मिल जाएगा 25/RH। तो these are all are the minimum wavelengths of a given series. All right, so this is how you can talk about spectra. So this is all about atomic physics. Atomic physics में इतना ही है आपको for this year, okay? और न्यूक्लियर फिजिक्स में आपको सिर्फ एक टॉपिक है, रेडियो एक्टिविटी। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी बेसिकली? तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? देखो, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेबिलिटी कर्व। वो भी आपको नहीं है, यू डोंट हैव दैट इन सिलेबस, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा बिकॉज अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो कैसा है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ओके। अब ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होना चाहिए। इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमारे पास इस रीजन में एक भी चार्ज नहीं है। मैंने जब पहला चार्ज लाया इंफिनिटी से, तो पहले चार्ज को इंफिनिटी से लाने में वर्क डन हुआ 0, क्योंकि कोई फील्ड अपोज करने के लिए नहीं था, ओके। देन दूसरा चार्ज लाया मैंने Q2, तो उसको वर्क डन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पहला चार्ज था उसका पोटेंशियल था एट द लोकेशन ऑफ सेकेंड चार्ज। तो सेकेंड चार्ज मैंने बी पॉइंट पे रखा है, तो बी पॉइंट पे Q1 का पोटेंशियल था जो अपोज कर रहा था, मतलब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही थी। तो बाय फॉर्मूला वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग इनटू पोटेंशियल व्हिच वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। फिर जब मैं थर्ड चार्ज लाऊंगा, तो मुझे थर्ड चार्ज लाने के लिए दो चार्जेस के पोटेंशियल को ओवरकम करना पड़ेगा। पहले ने भी अपोज किया और दूसरे ने भी अपोज किया, राइट। तो ओवरऑल ये वर्क डन जो हुआ है, टोटल वर्क डन जो हुआ है, दैट इज W1 + W2 + W3, चौथा लाओगे तो W4। तो ये जो वर्क डन है ये एनर्जी है। एनर्जी के नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गई एनर्जी? एनर्जी स्टोर्ड। कहाँ स्टोर हुआ एनर्जी? सिस्टम ऑफ चार्जेस में। तो ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, इसमें एनर्जी स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके, राइट। तो अब इसका और न्यूक्लियस का क्या रिलेशन? देखो, हमको पता है न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस एक वेरी स्मॉल रीजन है एटम में, सेंटर ऑफ एटम में, जहां पे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। तो जब मैंने पहला प्रोटॉन लाया होगा न्यूक्लियस बनाने के लिए, मतलब नॉट मैंने बट इन जनरल, व्हेन फर्स्ट प्रोटॉन कम्स, देयर इज नथिंग टू अपोज, नो वर्क इज डन। एंड देन मान लेते हैं कि न्यूट्रॉन आया, या फिर अगला प्रोटॉन आया, या फिर और एक न्यूट्रॉन आया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया इज, इतने छोटे से रीजन में, छोटा सा कितना छोटा, 10⁻⁻15 मीटर, इतने छोटे से रीजन में दो पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन्स रह कैसे सकते हैं? क्योंकि व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल करेंगे तो सबसे पहली चीज ये है कि इतना क्लोज आ कैसे गए? वो रिपल्शन हो रहा था तो इतना क्लोज कैसे आ गए? तो इनको साथ में लाने के लिए वर्क डन हुआ होगा, और वो वर्क डन कहाँ गया? वो स्टोर हो गया। कहाँ पे स्टोर हो गया? न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हो गया। उसको बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन को लाने में ही एनर्जी लगता है, वर्क डन होता है, न्यूट्रॉन को भी लाने में वर्क डन होता है। तो ओवरऑल न्यूक्लियस बनाने के लिए एनर्जी स्पेंड होता है, वर्क डन होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ भी होगा, जो कुछ मतलब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ओके। सो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स are called as nucleons.
ओके, बहुत सिंपल है। जैसे धुले में रहने वाले धुड़ेकर, पुणे में रहने वाले पुणेकर, मुंबई में रहने वाले मुंबईकर, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स। ओके, एनीवेज, तो अब ऐसा है, जितना एनर्जी इस न्यूक्लियस को बनाने में लगा, उतना ही एनर्जी इस न्यूक्लियस को तोड़ने में लगेगा। अगर आपको इस न्यूक्लियस को तोड़ना है और न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना है, तो उतना ही एनर्जी लगेगा जितना बनाने में लगा है। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्पेंट in bringing the nucleons together inside a nucleus is called as nuclear binding energy, or the energy released when these nucleons split. जब न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन स्प्लिट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब मैंने बोला कि इन सारे न्यूक्लियॉन्स को साथ में लेने के लिए एनर्जी स्पेंड हुआ, ओके, और वो एनर्जी वर्क डन वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने बोला है बाइंडिंग एनर्जी। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है, वो बाइंडिंग एनर्जी किस में है? इस पर्टिकुलर न्यूक्लियॉन में है क्या, या इस पर्टिकुलर प्रोटॉन में है, या फिर इस पर्टिकुलर प्रोटॉन में है, या फिर इस पर्टिकुलर न्यूट्रॉन में है? तो वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में नहीं है, वो टोटल सिस्टम में है, मतलब वो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। तो मेरे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और आपको पता होना चाहिए बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को आप बोलते हो मास नंबर। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता लग गया कि पर न्यूक्लियॉन कितना एनर्जी है, हर एक न्यूक्लियॉन के पास कितना एनर्जी है, उसको आप बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो अब हम चालू कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी की तरफ जाना। सबसे पहले आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। तो ऐसा है दैट जब आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगेंस्ट मास नंबर प्लॉट करते हो, तो ग्राफ आता है कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दिस। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उतना ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है आयन का, Fe। उसका पर न्यूक्लियॉन, हर एक न्यूक्लियॉन का बाइंडिंग एनर्जी रफली 8.5 MeV है। मैं रफली बोल रहा हूँ, 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन बाइंडिंग एनर्जी है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो मास नंबर है 56, किसका? आयन का। अगर आप देखोगे तो रफली 30 से लेके तो रफली 170 मास नंबर तक, 30 से लेके 170 मास नंबर तक बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा वेरी नहीं होता है। इट रफली रिमेन्स सेम। तो ज्यादा वेरी नहीं होता है वो, इट रिमेन्स रफली सेम। मतलब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस होंगे, जो भी एलिमेंट एटम के न्यूक्लियस होंगे, वो मोस्ट स्टेबल होंगे। ओके, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो कुछ पार्टिकल्स इमिट कर देते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी। सो द स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस फ्रॉम रेडियोएक्टिव या फिर अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज रेडियोएक्टिविटी। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मतलब क्या? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए तो वो कुछ पार्टिकल इमिट कर देगा
और वो पार्टिकल इमिट करके स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, मतलब वो कोशिश करेगा, वो न्यूक्लियस कोशिश करेगा टू गो इन बिटवीन दिस रेंज 30 to 170 मास नंबर की रेंज में। तो the spontaneous emission of particles from radioactive nuclei is called as radioactivity। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीके की। अब डीके जब होता है, व्हाट इज डीके? डीके मतलब मेरे पास ओरिजिनली एक न्यूक्लियस था, मैंने उसको डिनोट किया है एक्स से, ओरिजिनल न्यूक्लियस, उसका मास नंबर है ए, प्रोटॉन नंबर है जेड, न्यूट्रॉन नंबर है एन। तो दिस इज हाउ यू नो डिनोट, नॉर्मली एन लिखते नहीं है। ये है ओरिजिनल न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। ये अनस्टेबल है, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो ये कुछ पार्टिकल इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन इमिट कर सकता है। और ये अगर ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। अगर ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन इमिट करता है, तो मास नंबर 4 से कम होगा, प्रोटॉन नंबर 2 से कम होगा, तो जो नया न्यूक्लियस बना है इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो ओरिजिनल न्यूक्लियस विल गेट कन्वर्टेड टू अ न्यू न्यूक्लियस, मतलब पेरेंट विल गिव बर्थ टू डॉटर। ओके, अब ये डॉटर न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो सकता है, ओके। तो दिस प्रोसेस is called as radioactivity, emission of particles from unstable nuclei। अब क्वेश्चन ये है जिसको हम बोलते हैं रेडियोएक्टिव डीके लॉ, रेडियोएक्टिव डीके लॉ। क्वेश्चन अभी इसमें ऐसा है कि मान लो मेरे पास इनिशियली या फिर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, नॉट इनिशियली बट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मेरे पास अब इस मोमेंट पे मान लो एट टाइम टी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है n रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के। तो क्या ये सारे के सारे न्यूक्लियस एक साथ डीके हो जाएंगे? These are unstable nuclei। क्या ये सारे न्यूक्लियस एक साथ डीके होंगे? द आंसर इज नो। तो कितने डीके होंगे? So that is radioactive decay law। So according to radioactive decay law, the rate of disintegration मतलब rate of decay, ये जो unstable nuclei है, कितने unstable nuclei कुछ पार्टिकल इमिट करके नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहे हैं पर सेकेंड, उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो dn/dt, तो dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट एट दैट टाइम। उस गिवन टाइम पे जितने ज्यादा नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा डिसइंटीग्रेशन होगा। और डिसइंटीग्रेशन मतलब ओरिजिनल जो न्यूक्लियस था वो कम होगा क्योंकि वो कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए माइनस साइन आएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पेरेंट न्यूक्लियस इज डिक्रीजिंग। देयरफॉर आप लिख सकते हो -dn/dt equal to lambda n, where lambda is called as decay or disintegration constant। इसको decay constant बोलते हैं या disintegration constant बोलते हैं, और dn/dt को बोलते हैं activity of the sample। तो therefore you have dn/dt equal to minus lambda n, where dn/dt is called as rate of disintegration या फिर activity of sample। ओके, तो अब ये जो इक्वेशन आया है आपके पास, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में, 2 वेरिएबल है। एन वेरिएबल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट कम होगा ना विथ टाइम, तो कम होगा मतलब चेंज होगा, मतलब वेरिएबल है, और विथ टाइम भी वेरिएबल है। तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो इसको पहले सेपरेट करो फिर इंटीग्रेट कर दो। तो पहले हमने वेरिएबल सेपरेट किए, एन एक साइड पे लाए, टी को एक साइड पे ले गए। ऐसा होने के बाद आप सेपरेट करते हो, और सेपरेट करने के बाद आप इंटीग्रेट करते हो, इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन लैम्बडा कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर रखा है। ओके, तो इसका आता है नेचुरल लॉग ऑफ एन माइनस लैम्बडा टी प्लस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कब लिखते हैं हम लोग? जब हमको लिमिट्स नहीं पता होते, व्हेन यू डोंट नो लिमिट्स।
ये जो लिमिट्स है हमारे पास इंटीग्रेशन पे हमको पता नहीं है, तब हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखते हैं. बट नाउ लेट अस से लेट at t equal to 0, initially टाइम 0 था, तब n was n0, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वेयर n0. ओके, इनिशियल नंबर वेयर n0. तो at t equal to 0 n equal to n0, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा ये, तो मुझे मिलेगा log of n0 इक्वल टू माइनस लैम्बडा, और p की वैल्यू तो हमने 0 डाली है, प्लस c, तो मुझे यहाँ से c मिल जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ n0. फिर ये वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ n इक्वल टू माइनस लैम्बडा t प्लस ln n0. ओके, तो ये आपको मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ n0, मतलब यू जस्ट हैव टू बेसिकली सॉल्व दिस. ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दिस, तो आप इसको सॉल्व करो, एंड आफ्टर सॉल्विंग ये है आपके पास ln n माइनस ln n0 इक्वल टू माइनस लैम्बडा t, तो आपको मिल जाएगा log of n by n0 equal to lambda t with negative sign. That's why you will have n by n0 equal to e raised to minus lambda t. Therefore you will have n equal to n0 e raised to minus lambda t. ये आ गया रेडियोएक्टिव डीके लॉ. क्या बताता है आपको? ये बताता है ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस विल डिक्रीज एज एक्सपोनेंशियल लॉ. तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है मतलब क्या? मतलब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करोगे किसका, नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का विथ टाइम, और इनिशियल क्वांटिटी अगर आपके पास n0 है, तो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ओके, एक चीज याद रखना, ये जो आपका ग्राफ है ये टाइम एक्सिस पे टच मत करना, क्योंकि e रेज टू माइनस लैम्बडा t मतलब n की वैल्यू 0 कब होगी? n की वैल्यू 0 मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट टोटली खत्म कब होगा? इन्फिनिटी टाइम पे होता है वो. तो एक्सपोनेंशियल डीके लॉ में ये एक चीज ध्यान रखनी होती है, दैट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और इन शॉर्ट द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एलिमेंट खत्म कब होगा? वो इन्फिनिटी टाइम पे होगा, क्योंकि आई मीन सारे के सारे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एक साथ डीके नहीं होते, थोड़ा थोड़ा. सो दिस ग्राफ शुड नॉट टच टाइम एक्सिस, वो इन्फिनिटी पे होगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. ओके, सो नाउ हमारे दो ही टॉपिक बाकी है छोटे छोटे. एक है हाफ लाइफ पीरियड, एक है मीन लाइफ टाइम. तो हाफ लाइफ पीरियड और मीन लाइफ टाइम का रिवीजन आप खुद करोगे, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. सो we have completed this chapter also, so we should stop here. mean lifetime and half life period ये आपको खुद को करना है.